अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आज एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिसनर्स के साथ मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिसनर्स, मेरे चाहने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले जहाँ भी मौजूद हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे सपोर्टर्स को और मेरे मोटिवेटर्स को हमेशा खुश रखे और हमारे जो भी ये चैनल है उसकी ग्रोथ में आसानी फरमाए। और वो तमाम लोग जो कि मेरे इस चैनल पे नए हैं, आज पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो ऑडियो वीडियो मैं जो भी अपलोड करता हूँ तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स हैं तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे कि जमील साहब हैं, नादिया सलीम साहिबा हैं, अदील साहब हैं, यासिर अली साहब हैं, टीपू सुल्तान साहब हैं, उरूज साहिबा हैं, ज़ुबैर अली साहब हैं, सबा अली साहिबा हैं, उमैर साहब हैं, नाजिया सलीम, आसिफ साहब हैं, वैलेंटाइन डिसूज़ा, बहुत शुक्रिया आपका, सुमित्रो साहब हैं और अदील भाई हैं, सनी साहब हैं, सलीम तिरमिज़ी हैं, मिस गुल हैं, मिस काशफा हैं और इसके अलावा अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और इसके साथ साथ आज की जो स्टोरी है, तो ये स्टोरी मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी गज़नफ़र राजा साहब की पर्सनल कहानी है। और ये उस दौर की कहानी है जब 1994-95 चल रहा था। और ये बताते हैं कि मैं दूरियाबाद के करीब एक इंडस्ट्री के अंदर, उस दौर में भी कुछ इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे मौजूद थी, तो वहाँ पे एक इंडस्ट्री में वॉचमैन के तौर पे काम किया करता था। अब क्योंकि ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है और इनकी भी काफ़ी एज है माशाल्लाह से, तो ये बताते हैं ये जिस दौर में ये किस्सा, ये कहानी मेरे साथ पेश आई थी, तो बेसिकली ये जो फैक्ट्री थी, जो इंडस्ट्री थी, उसको कुछ अरसे पहले ही अबंडन किया गया था या उसको बंद कर दिया गया था। ये कराची की एक फैमिली की फैक्ट्री थी या इंडस्ट्री थी। और जैसा कि आजकल आपको पता है कि जो माहौल है, प्रॉपर्टी इशूज़ हैं, लोग आपस में भाई भाई लड़े जाते हैं और इस तरह के मामलात होते रहते हैं कि फैक्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं, अदालतें इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर जाके मसले हल होते हैं। तो वैसे ही जब इस फैक्ट्री को अबंडन किया गया या इसको बंद किया गया, तो मुझे वहाँ पे तैनात किया गया। और उस वक्त ये जिसकी मिल्कियत थी या जिसके कब्ज़े में थी, तो उन्होंने मुझे रखा था। अब बात ये थी कि ये जो दिन का टाइम था, दिन के टाइम का कोई मसला नहीं था। मुझे कहा जाता था कि रात के 8 से सुबह 8 बजे तक आपको बड़ा ख़्याल रखना है, क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर अब भी, यानी उस दौर में भी, लाखों रुपए का सामान मौजूद था। खैर, मेरा काम ही चौकीदारी था। और ये जो फैक्ट्री थी, इसकी बैक साइड पे एक बड़ी सी दीवार थी, यानी दूसरी फैक्ट्री लगी हुई थी, तो पीछे इतना ख़तरा नहीं था। ये जो फ्रंट साइड थी, यहाँ पे एक जो सामने का एरिया था, बड़ा सुनसान वीरान एरिया था, तो मुझे यहाँ की हिफाजत करनी होती थी। अब क्योंकि जो मेरे ड्यूटी आवर्स थे, वैसे तो मैं 24 आवर्स वहीं सामने जो बाहर की तरफ एक छोटा कमरा था, रुक जाया करता था, वहीं रहता था। लेकिन ये जो ड्यूटी आवर्स थे, रात का टाइम था, तो उसमें जो फैक्ट्री का गेट था, इस गेट के आगे मैं चेयर रख के बैठ जाता। और ना सिर्फ बैठ जाता, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों के दिनों में वहाँ पे कुछ लकड़ियों में आग लगा लेता और आग लगाने के बाद हाथ भी सेकता रहता और रेडियो सुना करता, क्योंकि उस दौर में भी रेडियो का सिस्टम मौजूद था। और अक्सर ऐसा होता था कि रात के औकात में इंडियन सॉन्ग्स जो है वो रेडियो पे आया करते थे। अब मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं सॉन्ग्स वगैरह सुनूं, तो रात में अक्सर ऐसा होता कि 1.5 2 घंटे मैं सॉन्ग सुना करता। तो वैसे ही एक रात थी और शदीद सर्दी हो रही थी। मैं चेयर डाल के बाहर बैठा हुआ था, आग जल रही थी, रेडियो ऑन था और इस तरह से मैंने एक शॉल ओढ़ी हुई थी कि मेरा जो ऊपर का हिस्सा है पूरा कवर्ड था, और मैंने चेयर के ऊपर ही दोनों पाँव रख के अपने पाँव को भी सर्दी से बचा रखा था।
अब जब आप सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे होते हैं तो आपका जो फ़ोकस होता है वो सॉन्ग्स के ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि मैं चौकीदार था तो नज़रें इधर-उधर रखी हुई थी। इसी दौरान ही मुझे ऐसा लगा कि ये जो फैक्ट्री के अंदर का हिस्सा है, अभी जो फैक्ट्री थी कुछ इस तरह से बनी हुई थी कि एक बड़ा-सा दरवाज़ा था। उस दरवाज़े को अगर आप खोलें तो सामने एक बहुत बड़ा गैलरी नुमा या सहन नुमा एरिया था। उसके बाद फैक्ट्री के अंदर जाने का रास्ता था और वहाँ पे मशीन वगैरह लगी हुई थी। एक तरफ गोदाम था, एक तरफ वॉशरूम वगैरह मौजूद थे, किचन मौजूद था। ख़ैर, मुझे ऐसा लगा कि ये जो फैक्ट्री का जो शुरू का हिस्सा है जिसे सहन कह सकते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ गिरी है। अब जैसे ही मुझे ये कुछ गिरने की या शोर-शराबे की आवाज़ सुनाई दी, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद जो मेरे पास स्टिक मौजूद थी, उसको लेके मैंने उस तरफ बढ़ना शुरू किया जहाँ पे दरवाज़ा मौजूद था। अच्छा, अब ये जो फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री का जो सहनुमा एरिया था, इसके आखिर में जहाँ पे वॉशरूम वगैरह मौजूद थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा बेरी का दरख्त लगा हुआ था। अब जब मैं अंदर आया, यानी कि अंदर की तरफ आया और मैंने देखना शुरू किया, तो बज़ाहिर तो कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। लेकिन जब मैंने उस तरफ देखा, यानी राइट हैंड साइड की तरफ देखा जहाँ पे बेरी का दरख्त था, तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने बाकायदा साड़ी पहन रखी है और उसके हुलिया से ऐसा लग रहा था जैसे कि हिंदू ख़वातीन हुआ करती हैं, उसके माथे पे सिंदूर लगा हुआ था और वो दिखाई दे रहा था। साड़ी उसने पहन रखी थी और उसके हाथ में कोई थाल मौजूद था, जैसे कि आमतौर पे प्रसाद वगैरह या इस तरह की चीज़ों के लिए स्टील के थाल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा था ये स्टील के जो थाल हैं, शायद वही थाल नीचे गिरा था और उसके गिरने की वजह से आवाज़ मुझे बाहर सुनाई दी थी। अब ये जो फैक्ट्री थी, क्योंकि ये अबंडेंट थी, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, तो इस औरत का अंदर मौजूद होना और फिर उस बेरी के दरख्त के नीचे मौजूद होना, ये बड़ा अजीब था। खैर, क्योंकि मैं चौकीदार था तो मैंने उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई हो? अब जब मैंने ये सवाल किया तो बजाय इसके कि वो औरत कोई रिस्पॉन्स करती, उसने ऐसा लगा मेरी इस बात को या मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया है। अब मुझे गुस्सा आया। मैंने दोबारा पूछा कि ये औरत, ये लड़की, तू कौन है? ये बता कहाँ से आई है और यहाँ पे क्या कर रही है? फिर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब तीसरी बार में मेरे पास जो लाठी मौजूद थी, वो लाठी मैंने उठाई और मैंने कहा कि मैं तेरे सर पे मार दूंगा। अब मुझे बता तू कहाँ से आई है और कौन है? तो वो जो औरत थी उसने इनकी तरफ देखा और जब उसने इनकी तरफ देखा तो ये बताते, जब उसने मेरी तरफ देखा तो ऐसा लगा उसकी आंखों से लाल सी रोशनी निकली है, जैसे लाल चमक थी या लाल छोले या अंगारे से थे जो उसकी आंखों में महसूस हुए। और वो मुसलसल शदीद गुस्से के आलम में थाल को ऐसे पकड़े हुए इनको देख रही है और देखते ही देखते उसने उस दरख्त का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब जब वो दरख्त का चक्कर लगा रही थी तो चक्कर लगाते लगाते ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पढ़ रही है, कोई रिसाइटेशन कर रही है, कुछ मुरमुर कर रही थी, यानी कुछ इस तरह करके आवाज़ आ रही थी। अब इनको थोड़ा सा अजीब लगा कि यार, बजाय इसके कि ये डरे कोई जवाब दे, ये मुझे नज़रअंदाज करके ऐसे ऐसे घूम रही है और कुछ अजीब हरकत कर रही है। अच्छा, अब गुस्से में तो थे, जज्बाती थे, तो गज़नफ़र राजा साहब बताते हैं कि मैं आगे बढ़ना शुरू करता हूँ। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो देखते ही देखते ऐसा लग रहा है कि उसका ख़त बढ़ता चला जा रहा है। वो गोल गोल घूम रही है और अब उसकी रफ़्तार तेज़ हो रही है और तेज़ रफ्तारी के साथ साथ कद उसका ऐसा लग रहा था 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट। देखते ही देखते तकरीबन 7 फीट की वो हो चुकी थी।
अब मुझे थोड़ा-सा लगा कि अब आगे बढ़ना ठीक नहीं है। अच्छा, जब मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, तो इस एक तो जो उसके पाँव का हिस्सा था, वो पूरा प्रॉपर्ली देखा नहीं जा सकता था। यानी कि उसके, क्योंकि साड़ीनुमा कुछ उसने कोई इस तरह का ड्रेस पहन रखा था, तो प्रॉपर उसके पाँव नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन जब वो चल रही थी तो हल्के-हल्के पाँव दिखाई देते थे। लेकिन जितने भी पाँव दिखाई दे रहे थे तो उसकी उँगलियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। यानी जो फ्रंट का हिस्सा दिखाई दे रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे एड़ी आगे की तरफ मौजूद है और उसके पंजे पीछे हैं। अब ये बता दें कि मेरे दिमाग ने क्लिक किया कि यार, मैं तो उसको इंसान समझ रहा हूँ, ये इंसान नहीं है। बहरहाल अब थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया और 10 बातें जहन में आती हैं। तो ये बता दें कि बाहर जहाँ पे आग लगी हुई थी, मैं उस तरफ गया। वहाँ से मैंने 2-3 लकड़ियाँ उठाई जो कि प्रॉपर जल रही थी, आग लगी हुई थी इनमें। वो लेके मैं अंदर एंटर हो गया। अब एक तरफ मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, एक तरफ मेरे पास ये लकड़ियाँ मौजूद हैं। तो उन लकड़ियों को लेके मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, जब मैं अंदर आ रहा हूँ ना, तो जैसे ही ये आग थोड़ा करीब आई तो ऐसा लगा वो औरत जल्दी से उस दरख्त के ऊपर चढ़ी है। और ना सिर्फ दरख्त के ऊपर चढ़ी है, बल्कि देखते ही देखते वो गायब हो गई। अब क्योंकि इनको अंदाज़ा था कि जो इस तरह की मखलूक़ात होती हैं, ख़ासतौर पर चुड़ैल या बिच्छल पैरी, तो वो आँख से या इस तरह की चीज़ों से डरा करती हैं। तो ये बताते हैं कि मैं उस आग, जो भी लकड़ियाँ में आग लगी थी, उसको लेके वापस आया। और उसको लेके वापस आया और वहीं पे बैठ गया जहाँ पे लकड़ियाँ जल रही थी, या मतलब मैं हाथ सेक रहा था। बड़ी मुश्किल रात, बड़ी लंबी रात, रात गुजरने का नाम नहीं ले रही। मतलब बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि यार जैसे तैसे सुबह हो, उजाला हो, ज़रा सुकून आए। खैर अल्लाह अल्लाह करके बहरहाल सुबह हुई तो ज़रा सुकून का सांस ले गया। चलो, फिर मैं अपना जो सर्वेंट रूम था, जो भी कमरा बाहर बना हुआ था, क्योंकि फैक्ट्री के बाहर की तरफ मौजूद था, वहाँ जाके लेट गया। अब सो गया, सो के उठा असर से कुछ पहले का टाइम। अजीब बेचैनी, अजीब चिड़चिड़ापन, ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो गया है या कुछ गलत होने वाला है। जैसे जैसे ये जो टाइम था मगरिब की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे खौफ में इज़ाफ़ा हो रहा था। बहादुर था, टीन एज थी, ऐसा नहीं है कि मैं डर जाता, लेकिन फिर भी आप अकेले हों और इस तरह की मखलूक हो और एक ऐसी फैक्ट्री की आपको हिफाजत करनी पड़े कि जिसके अंदर वो नज़र आ रही हो। खैर अल्लाह अल्लाह करके मगरिब हुई और फिर इशा हुई, यानी इसके बाद का टाइम हो गया। खाना वगैरह मैंने खाया, वैसे ही लकड़ियाँ जलाई और बैठ गया। अच्छा, अब टाइम गुजर रहा है, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे। अब जब 1 बजे, तो मुझे बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे कि सहन वाला जो हिस्सा है, यानी जहाँ पे दरख्त एक तरफ मौजूद है और जो दूसरी दीवार मौजूद है, इसके दरमियान कोई मुसलसल तेज़ी से कभी चलता है, कभी दौड़ता है। और उस तेज़ी से चलने की वजह से उसकी जो भी आवाज़ है वो मुझे सुनाई देती है। और जब जब वो चलता है या दौड़ता है तो पायल की आवाज़ छन छन ऐसे करके मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही है। अब मुझे पता है कि ये क्या है और ये क्यों है, लेकिन आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठूं, जाऊं और फिर उसको देखूं और फिर ये वाला सब कुछ रिपीट करूं, आग लेके जाऊं, ये सब कुछ हो। आज मैं मुसलसल वहीं बैठा हूँ। अच्छा, अजीब बात ये थी कि देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे कोई मिट्टी का तूफान आया है। एकदम से मिट्टी उड़ती हुई आई और ये जो आग लगी हुई थी ये सारी की सारी बुझ गई। और जब ये आग बुझी तो कोयले रह गए। अब कोयलों में से सिर्फ धुआं उठ रहा है, आग बुझ चुकी है। अब जब आग बुझी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। नहीं कि आप यू स्टार्ट गैसिंग के कुछ होगा, कुछ गलत होगा, अब कुछ होगा।
ठीक है, अल्लाह खैर करे। तो वही सीन, मतलब बिल्कुल वैसी सीन मैं बैठा हूँ एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई पीछे से आएगा, कुछ होगा, और मैं ऐसे ऐसे करके हल्के हल्के पीछे ऐसे देख भी रहा हूँ कि भाई कोई है तो नहीं। लेकिन आप अमेजिंगली सुने, बता दें कि ऐसा हुआ कि बजाय इसके कि कोई पीछे से आता, मेरे इस कंधे पे आके किसी ने हाथ रखा, वो इस तरफ से आया। अब जब मेरे कंधे पे हाथ रखा गया है तो ऐसा लगा कि बिल्कुल खौलता हुआ गरम, शदीद गर्म किस्म का हाथ है जो यहाँ पे किसी ने रख दिया, और जैसे ही रखा है तो मुझे जलन का, गर्मी का एहसास हो रहा है, शदीद गर्मी। ऐसा लग रहा है कि किसी ने खौलता हुआ हाथ, खौलता हुआ तेल मेरे कंधे पे रख दिया हो। अब बस मैंने यूं करके बस देखा है ऐसे, और जब मैंने कंधे पे देखा है वो हाथ, उसकी उंगलियां इतनी लंबी कि यहाँ तक आई हुई, यानी बहुत लंबी उंगलियां, जैसे हमारी नॉर्मल उंगलियां होती हैं 4 साढ़े 4 इंच 5 इंच की, तो उसकी उंगलियां होंगी। उस पर बेतहाशा लंबे लंबे बारीक नोक वाले नाखून मौजूद। ऐसा लग रहा है कि सालों से हाथ को, नाखूनों को नहीं धोया गया। बहुत बुरी स्किन। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको देखना शुरू किया तो हाथ से जब मैं उस तरफ गया तो वही औरत उन्हीं कपड़ों में, उसी हुलिये में मेरे बराबर में खड़ी हुई है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब मेरी हालत टाइट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करूँ। मैं ऐसे ऐसे काँप रहा हूँ, ऐसे शिवर कर रहा हूँ, मेरे ऐसे पसीने छूट रहे हैं, सर्दी हो रही है मुझसे ना। मैं चाह रहा हूँ मैं आयतल कुर्सी पढ़ूँ, कुछ करूँ, नहीं, ज़बान साथ नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है ज़बान फालिज ज़दा हो चुकी है, किसी ने ज़बान को सी दिया है। मैं यूँ पढ़ रहा हूँ, ऐसे करके अटक रहा हूँ, बिस्मिल्लाह नहीं निकल रही मुझसे। मेरा ख्याल है कि 30 सेकंड तक ये सब कुछ चला है, 30-40 सेकंड तक, और बस मैं ऐसा ऐसा करके मैंने आंखें बंद की और मैं यूँ नीचे गिरा हूँ। मैं इस तरफ गिरा। अब जब मेरी आँख खुली तो तकरीबन 6:15 6:30 का टाइम था, मतलब अज़ान हो चुकी थी, उसके बाद का टाइम था। उजाला हो रहा था और मेरे अतराफ़ में जब मैंने जो मिट्टी पड़ी हुई थी, क्योंकि वीरान सुनसान जगह थी, तो अगर कोई आए और जाए तो पाँव के निशानात मौजूद होते थे। जब मैंने इस तरफ देखा है, यानी राइट साइड पे, तो बाकायदा पाँव के निशानात मौजूद थे जो कि उस फैक्ट्री के गेट तक जा रहे थे, यानी यूँ घूम के वो सीधे गेट तक जा रहे थे जहाँ पीछे गेट मौजूद था। बहुत लंबे लंबे पाँव के निशानात थे, और अगर कोई मुझे छूने के बाद यहाँ से चलता हुआ गया है तो ऐसा लग रहा था कि उसके उल्टे पाँव के निशान थे। एक अजीब हालत। बस अब मैं डिसाइड कर चुका था कि भाई ये मेरी आखिरी रात थी यहाँ पे, अब इस फैक्ट्री में मुझे नहीं रुकना है। खैर, इत्तेफाक है कि वो मालिक का जो है एक बेटा था उस वक्त जो मालिक से, तो वो आ गया, और वो आया 3-4 बजे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई यहाँ पे मैं नहीं रह सकता। तो वो कहने लगा कि आज रुक जाएं, बस कल से देखते हैं। मैं बड़े बहाने में उसने किए, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं नहीं रुक सकता, या तो किसी को मेरे साथ भेज दो या किसी और को भेजो, वो रात की ड्यूटी करे, मैं दिन की करूँ। क्योंकि जैसे ही रात होती है तो रात होने के बाद ये जो भी मखलूक है, जो भी पिछल पैरी है, चुड़ैल है, ये ना सिर्फ नज़र आती है बल्कि अपनी होने का एहसास दिलाती है, साथ आके खड़ी हो जाती है और बहुत करीब आ जाती है। 2 रातें तो मैं बच चुका हूँ, हो सकता है कि अब तीसरी दफ़ा मेरी जान ना बचे। अब उसको भी अंदाज़ा था, शायद उसको पता था, बल्कि वो जानता था। तो कहने लगा कि यार आपके अलावा भी 2-3 गार्ड्स ने इस तरह की बात की है और हो सकता है ऐसा हो, यानी कि ही न्यू कि ऐसा है। तो हो सकता है ऐसा हो, आप कह रहे हैं, वो भी कह रहा था। तो चले ऐसा करें कि रात में उसको ऐसे ही बंद कर दें, आप सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कर लें, उसके बाद आप जाके सो जाएं। अब बात ये थी कि जो सर्वेंट रूम था या जो भी चौकीदार का कमरा था, ये फैक्ट्री के बाहर ही बना हुआ था फैक्ट्री के साथ ही, लेकिन बाहर की तरफ था। तो भाई वहाँ पे भी रुके तो रात में ना आ जाए।
तो मैंने मुख्तसर उससे इजाज़त ही चाहिए। मैंने कहा भाई आप मेरा हिसाब करो और आप जानो वो जाने जो भी जाने, ठीक है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। खैर मैंने अपना हिसाब किताब किया और वहाँ से मैं रवाना हो गया। उसके बाद भी कहा जाता है 2-3 चौकीदार आए, कोई 2 दिन में भाग गया, कोई 3 दिन में भाग गया। खैर इसके आखिर में फ़ाइनली ये जो मुकदमा था, ये चक्कर इनका ख़त्म हुआ और ये जिनके पास पहले थी फैक्ट्री, तो उनसे किसी और को दे दी गई। सालों गुजर गए लेकिन उस फैक्ट्री में ना कोई काम हो सका, ना ही वो आबाद हुई, ना ही उसको बेचा जा सका। और अब भी जो सराउंडेड फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने आज शेयर की आपको स्टोरी पसंद आई होगी। नीचे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। डू शेयर योर स्टोरीज़ विद मी। चाहे तो रिकॉर्ड करें, चाहे तो लिख के भेजें, लेकिन स्टोरीज़ शेयर करें। अल्लाह का शुक्र है अब स्टोरीज़ आना शुरू हो गई हैं। तकरीबन 2-3 स्टोरीज़ आई जाती हैं रोज़ाना, तो बहुत करम है अल्लाह का। लेकिन सपोर्ट करें। और इसके अलावा वो आप में से किसी ने अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और व्हाट्सएप नंबर जो है ना, उसमें कोशिश किया करें कि अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दें, तो ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप रोमन में लिखते हैं तो लिखा कुछ होता है, समझ कुछ आता है। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से जो भाई लिखते हैं तो थोड़ा सा एक्सेंट का हमारा फ़र्क है, आपको पता है। तो सपोर्ट करते रहें और अगली स्टोरी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फ़ैमिली को, मेरे चाहने वालों को, मेरी इस यूट्यूब फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे जितने भी काम हैं उनमें आसानियाँ फरमाए। हर बीमारी, हर गम, हर दुख से हमें महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।